चलो हम लोगों ने देखा था कि अभी तक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने मेनली कंसर्न थे, हम लोगों ने मेनली एनर्जी ट्रांसफर की बात करी थी, वेदर इट इज ड्रिवन फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम, बट हम लोग इसमें केवल और केवल एनर्जी ट्रांसफर की बात किए थे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? देखो सिंपल सी बात है, हमने जो चैप्टर स्टार्ट करा था उस चैप्टर में आपको क्या बोला था कि दिस चैप्टर डील्स विद द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, वेदर रिएक्शन विल हैपन और नॉट। ये हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करते हैं। पूरा चेंज हो गया ना इसमें। तो हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि भैया रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कहीं भी हमें नहीं पता चला रिएक्शन होगा या नहीं होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने तो ये देखा ही नहीं। हम लोगों ने देखा हाँ सिस्टम सराउंडिंग को एनर्जी दे रहा है, सराउंडिंग सिस्टम को एनर्जी दे रहा है, तो इसके स्टडी से फिजिबिलिटी का कहीं कोई लेना देना नहीं। जैसे सिंपल सी एक बात समझो, हम लोग एक चाय के कप को यहाँ लाए और चाय के कप को यहाँ पे रख दिया। हम लोगों ने चाय के कप को यहाँ पे रख दिया और तुमसे पूछा कि भैया इसमें एनर्जी ट्रांसफर होगा क्या? चाय के कप को रख दिया, चाय ऑब्वियसली कितना 90 डिग्री 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे चाय, यस सर। कुछ देर के बाद वो रूम टेम्परेचर तक तो आएगा। तो इसमें क्या हुआ, एनर्जी पूरा मींस आप बोलोगे एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स कांस्टेंट है या नहीं? यस सर। क्या हुआ, सिस्टम ने एनर्जी दी, मतलब चाय के कप को आप सिस्टम माने, तो चाय के कप में से एनर्जी निकला और एनर्जी गया कहाँ? सराउंडिंग में। सराउंडिंग में एनर्जी, मींस सिस्टम ने एनर्जी दिया, सराउंडिंग ने एनर्जी लिया, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स कांस्टेंट है। हम लोग ऐसा सोच सकते हैं क्या? सिंपल, आप एक बॉटल लो, अमोनिया या किसी भी गैस को दो, आप उसको ओपन करो, सारा गैस क्या होता है? पूरे रूम में फैल जाता है। उल्टा सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो हो रहे हैं। देखो, फॉर एनी प्रोसेस एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स मस्ट बी कांस्टेंट। यस सर। एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स घटे या बढ़े प्रोसेस होने वाला, ये तो मैं समझ गया। लेकिन अब कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें कि एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स कांस्टेंट है, बट कुछ प्रोसेस है जो हो रहा है, कुछ प्रोसेस है जो नहीं हो रहा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कहा एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स मस्ट बी कांस्टेंट, सिस्टम का बढ़ेगा तो सराउंडिंग का घटेगा, सराउंडिंग का बढ़ेगा तो सिस्टम का घटेगा, कुछ ऐसा ना। यस सर। लेकिन अब हमें इसमें भी जो एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स कांस्टेंट है, इसमें भी दो टाइप का दिख रहा है। एक वो जिसमें कि एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स कांस्टेंट है बट रिएक्शन हो रही है या प्रोसेस हो रहा है, और एक वो जिसमें कि एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स कांस्टेंट है बट प्रोसेस नहीं हो रहा है। जैसे मैंने बोला अमोनिया का आपने भरा हुआ था, ठीक, उसमें क्या हुआ, कुछ देर के बाद आपने क्या किया, उसको ओपन कर दिया। ओपन कर दिया तो अमोनिया सब जगह फैल गया, थोड़ा बॉटल में जो बचना है थोड़ा बचा हो, तो यहाँ भी सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज कर रही है, सराउंडिंग की एनर्जी बढ़ रही है, बट ये प्रोसेस हो रहा है। इसका उल्टा सोचो, अभी यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है, इसका उल्टा सोचो, पूरा गैस भरा हुआ है, बॉटल में गैस आ जाए खुद ही, सारा अमोनिया पूरे एटमॉस्फेयर से मिलके और इसमें आ जाए, ये होने वाला कुछ नहीं। सो हमें कुछ फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, हमें अब कुछ फंक्शन की रिक्वायरमेंट है जिससे कि हमें पता चले वेदर रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। और यार फिजिबिलिटी के लिए क्या तरीका है, कैसे हम लोग बताएंगे कि रिएक्शन फिजिबल है? कुछ रिक्वायरमेंट है, सम एडिशनल थिंग्स शुड बी रिक्वायर्ड, ठीक। इसीलिए हम लोगों ने स्टार्ट किया एक नया थर्मोडायनामिक फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी। एंट्रोपी न्यू थर्मोडायनामिक फंक्शन जिसको कि हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, दैट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी किसको डिफाइन करेंगे? ds इक्वल्स टू, हम लोगों ने किया, ये इसकी डेफिनेशन है dq रिवर्सिबल बाय dt। बोलोगे आप सीधा फार्मूला पे आ रहे हो, सीधा फार्मूला पे आ रहे हो, ds इक्वल्स टू dq रिवर्सिबल बाय t, सीधा आपने फार्मूला लिख दिया। मतलब एंट्रोपी क्या होता है, कैसे होता है, ये तो थोड़ा समझाइए, आइए समझाएंगे बाद में, लेकिन पहले हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। ds इक्वल्स टू dq रिवर्सिबल बाय t। dq से नोन हो आप लोग, dq क्या है, हीट गिवन टू द सिस्टम, डिफरेंशियल हीट
छोटे अमाउंट में जो हीट दिए हैं। अच्छा, और एस इज एंट्रोपी, ds हम चेंज इन एंट्रोपी डिफाइन, समझ में आ रही बात? तो चेंज इन एंट्रोपी जो होगी स्मॉल चेंज दैट इज dq रिवर्सिबल बाय dt। लेकिन बात ध्यान देना, ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा उसी के लिए हम लोग चेंज इन एंट्रोपी डिफाइन करेंगे। एंट्रोपी हम लोग रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल हर टाइप के प्रोसेस के लिए डिफाइन करेंगे। ये हर टाइप के प्रोसेस के लिए डिफाइन करेंगे, बट अभी जो हम लोग इसका डेफिनेशन दे रहे हैं उसमें dq रिवर्सिबल बाय t। अब बोलेंगे एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। अब बोलोगे ये तो आपने बोला, हमें कैसे पता चलेगा एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन? बताना पड़ेगा। एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, ये कैसे आपने कह दिया आप मान लें, ये तो होता नहीं, कुछ तो बताइए कैसे होगा। इसी को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इंजन लेते हैं, एक रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, हम लोग एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, देखते हैं। देखो स्टेट फंक्शन प्रूफ करने का बहुत तरीका आपने, आयलर्स रेसिप्रोसिटी थ्योरम, वो कुछ fxy का फंक्शन है तो पहले x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फिर y, ये वाला पढ़ा था, ठीक। बहुत सारे तरीका आपको बताया गया था स्टेट फंक्शन कैसे, पाथ फंक्शन कैसे डिफाइन करने के लिए। हम लोग वो सब नहीं, हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे ये भी बताया गया था कि कोई एक स्टेट फंक्शन है, पूरा साइक्लिक प्रोसेस में आप मूव कराएं तो उसका डेल्टा, उसमें चेंज जो होता है वो क्या हो जाता है, for any function to be a state function, change in that function should be 0 for a closed cyclic path. So we are taking a cyclic path. So हम लोग यहाँ के बाद हेडिंग डालेंगे कार्नोट साइकिल और कार्नोट इंजन, जो हमें ये प्रूफ करेगा कि भैया ये जो स्टेट, ये जो है S, वो एक स्टेट फंक्शन। So हम लोग हेडिंग डालेंगे कार्नोट साइकिल और कार्नोट इंजन। बहुत आसान है, देखो इट इज कंप्राइज्ड ऑफ 4 डिफरेंट पाथ्स, 4 पाथ। कौन कौन? पहला वाला जो पाथ है ऐसा है, थोड़ा सा चार डिफरेंट पार्ट, 1 पॉइंट से 2, ऐसा। अब मैं डिफाइन कर दूं कौन कौन क्या प्रोसेस है। आप यहां से शुरू करो, A है, this one is B, this one is C, and this one is D. A to B is AB. AB is isothermal. क्या है, expansion या compression? If this one is P and this one is B. AB is what? Isothermal expansion. AB is what? Isothermal expansion. B to C. B to C is adiabatic expansion. B to C क्या हो गया? ये वाला आइसोथर्मल है, ये वाला क्या है, फिर से एक्सपेंशन है, यस सर, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फिर आ जाइए C to D। C to D क्या है? C to D कॉम्प्रेशन है, बट ये आइसो है, ये एडिया है, ये आइसो है, एंड दिस वन इज एडिया। ठीक है भैया। सो C to D आप बात करेंगे तो C to D इज आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। इसके बाद लास्ट वन D2A। D2A इज एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। ठीक है भैया, यस सर। अब चाहे ये रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, वी डोंट नो वेदर इट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, हम नहीं पता, हमें नहीं पता। चलो हम रिवर्सिबल लेंगे तो कुछ अलग आएगा, इरिवर्सिबल लेंगे तो थोड़े से एक्सप्रेशंस चेंज करेंगे। जैसे मान लो A to B आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, A to B आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आप कहेंगे इस प्रोसेस में क्या होगा,
Q heat given to the system is WBS. अरे आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो डेल्टा यू 0 हो जाएगा ना। हाँ, yes. आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू तो 0 हो जाएगा, टेंपरेचर कांस्टेंट है, डेल्टा यू 0 है। Yes, sir. लेकिन हाँ, उसमें आइडियल गैस कैरी कर रहा है सिस्टम। डेल्टा यू 0 हो गया, Q इक्वल्स टू WBS आपने लिख दिया प्लस डेल्टा यू 0। सो आप बोलेंगे ये Q इक्वल्स टू WBS किस प्रोसेस के लिए है, वेदर इट इज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, किस प्रोसेस के लिए? अरे गधो, रिवर्सिबल के लिए भी होगा, इरिवर्सिबल के लिए होगा। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या रिवर्सिबल के लिए केवल वैलिडेट होता है? तो फिर ये क्या बोल रहे हो, Q इक्वल्स टू WBS प्लस डेल्टा U, ये हर किसी प्रोसेस के लिए हो सकता है। सो अभी तक मैंने जो लिखा Q इक्वल्स टू WBS, ये इट्स वैलिड फॉर रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल। लेकिन इसके बाद मैं एक चीज जो लिख दूं ना, NRTLN, मैं मान लो ये T2 टेंपरेचर पे है, ये वाला क्या है ना, T2 टेंपरेचर पे हम लोग करा रहे हैं। सो यहाँ भी T2 टेंपरेचर होगा, यहाँ भी T2 टेंपरेचर, बोलो मेरे भाई। सो NRT2LN VB by VA। अब ये जो चीज लिख दिया ना भैया, ये जो चीज लिखा, ये चीज क्या हो जाएगा, ये चीज कहेगा कि नाउ दिस इज वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। बोलो अरे WBS equals to NRTLN VB by VA, ये जो एक्सप्रेशन आपने डिराइव किया था, दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल। पक्का ना? सो अभी तक ये वाला रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल, जो मैंने बॉक्स में लिखा है रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल, दोनों के लिए वैलिडेट करता है। लेकिन ये वाला जो चीज है वो केवल और केवल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, दिस इज वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। पक्का ना? यस सर। अच्छा, इसमें WBS पॉजिटिव है क्या? AB में WBS पॉजिटिव है क्या फॉर प्रोसेस और AB WBS इज पॉजिटिव और नेगेटिव? फॉर प्रोसेस AB WBS इज, अरे एक्सपेंशन है गधो, WBS क्या होगा? एक्सपेंशन है, सो WBS पॉजिटिव होगा। Yes, sir. WBS इज पॉजिटिव। WBS इज पॉजिटिव मींस Q इज पॉजिटिव। Q इज पॉजिटिव मतलब सिस्टम यहाँ पे एनर्जी दे रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है? ले रहा है। Q is positive मतलब heat given to the system is positive means system is accepting some amount of heat. So आप बोलोगे यहाँ पे हम लोग बात करें तो system is taking some amount heat. हम इसको ले suppose Q2 कहते हैं, कोई दिक्कत है क्या? Q2 is what? Heat given to the system at temperature T2. Temperature T2 पे जो system heat ले रहा है उसको हम लोग Q2 बोलते हैं। Understood or not? Q2 यहाँ पे Q2 का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? Q2 is positive. चलिए B2C चले। B2C क्या है? प्रोसेस का नाम क्या होगा? B2C एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता था? वो प्रोसेस जिसमें कि हीट जीरो होता था। अरे बोलो करो, Q is zero ना, Q zero है इस प्रोसेस में, तो इस प्रोसेस में तो कोई हीट ले नहीं रहा है, ना हीट ले रहा है ना दे रहा है। इस प्रोसेस में भी कोई हीट ले रहा है, ना हीट ले रहा है ना दे रहा है। ये दो प्रोसेस तो ऐसे ही खत्म हो गए। अब चलो CD प्रोसेस की बात करें। CD में Q पॉजिटिव है या नेगेटिव है? CD फॉर CD फॉर CD क्या है? Q नेगेटिव। फॉर CD क्या है? Q नेगेटिव। एंड Q यदि नेगेटिव है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मींस in this process system is accepting heat or rejecting heat? अब इसको चलें तो इस टेम्परेचर पे ये Q1 मैंने कहा। अच्छा एक बात बताओ, B से C एडियाबैटिक क्या है? B2C क्या है? B2C एडियाबैटिक एक्सपेंशन। टेम्परेचर फॉल करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर फॉल करता है ना। सब साफ हो गया, बढ़िया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाना था, Q इक्वल्स टू WBS प्लस डेल्टा U था। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए Q 0 हो जाएगी। अरे बोलो बताओ। यस सर। WBS किसके इक्वल माइनस डेल्टा U होगा कि नहीं होगा? यस सर। WBS माइनस डेल्टा U हो जाएगा। WBS इज पॉजिटिव मतलब डेल्टा U इज नेगेटिव, तभी तो ये पॉजिटिव होगा। अरे बोलो। यस सर। नहीं आया। यहाँ पे Q 0 हुआ, WBS डेल्टा U, WBS क्या हो गया? WBS is expansion है तो WBS is positive. What do you mean by this? Delta U must be negative. Must be negative ना? Yes sir. Delta U negative हुआ मतलब delta T negative हो गया ना? Yes sir. यदि delta T negative हुआ, what do you mean by this? Temperature क्या होगा? Fall करेगा। मैं इसको क्या ले लेता हूँ? Then T2 से T1 ले लेता हूँ। अब ये पता है आपको कि T2 बड़ा है, T1 छोटा है। तो मैं इसको T1 ले रहा हूँ, कहीं पे लिख लिया T1 T2 बड़ा, T1 छोटा, ये पता चल गया है। Understood or not? Yes. Understood or not? अब चला लो C2D क्या है? C2D क्या है? C2D is
आइसोथर्मल आइसोथर्मल C2D इज आइसोथर्मल मतलब क्या होगा यहाँ पे Delta टेम्परेचर zero. टेम्परेचर क्या हो टेम्परेचर क्या Temperature constant. मतलब ये वाला भी टेम्परेचर T1 हो जाएगा क्या Yes, sir. सारे पॉइंट पे हमें टेम्परेचर पता चल गया ना Yes, sir. ऑल पॉइंट पे हमें टेम्परेचर नोन है गया ना हाँ. चलिए बड़ा बढ़िया बात है तो हम लोग अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन में बात करेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन में Q अच्छा ये क्या Q2 है क्या Yes, yes. Q2 है क्या Q2 है Q2 is WBS ओके यहाँ पे हम लोग बात करें एडियाबैटिक एक्सपेंशन में W बात कर सकते हैं कि नहीं WBS कौन सा प्रोसेस WBS कौन सा प्रोसेस BC WBS BC में बात करें तो क्या हो जाएगा NCV डेल्टा T CV डेल्टा T कितना डेल्टा T कितना T2 minus T1. डेल्टा T T1 minus T2 या T2 minus T2 T1 minus T2 minus T1. with minus sign. with minus sign. with minus sign. WBS equals to minus डेल्टा ही होता है तो माइनस NCV और डेल्टा T क्या करते हैं T2 T1 minus T2 अब देखो तो पॉजिटिव या नेगेटिव है T1 minus T2 नेगेटिव या पॉजिटिव T2 बड़ा है ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए एक्सपेंशन है तो पॉजिटिव हो गया बोलो मेरे भाई Yes, sir. चलो अच्छा दिस इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जल्दी बोलो WBS BC दिस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल अरे WBS ये तो फर्स्ट ऑफ ये तो फ्लोट है दिस इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल एज वेल एज दिस इज वैलिड फॉर इरिवर्सिबल एज वेल एज चलिए आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन की बात करें आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन मतलब C2D प्रोसेस की बात करें C2D प्रोसेस में अगेन आप क्या बोलोगे दिस वन इज Q1 है ना ये Q1 is equals to WBSCD ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है ये एक वैल्यू क्या हो जाएगी nRT1 ln क्या हो जाएगा बोलो भैया VD by BC ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गया ना यहाँ तक जो Q1 equals to WBSCD ये वाली जो चीज है ना ये वाली चीज फर्स्ट मतलब रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल पे वैलिड है लेकिन हम लोग यहाँ पे जैसे इस एक्सप्रेशन को लिख देंगे दिस इज वैलिड फॉर सो जब भी हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना दिस इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल एज वेल एज Irreversible. लेकिन जब भी हमने ब्रैकेट हटा दिया है तो वो चीज वैलिड वाली फॉर Irreversible. यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया Yes, sir. DA की बात करें एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन है DA इज एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन की बात करें WBS क्या हो जाएगा WBS DA क्या हो जाएगा माइनस NCV टेम्परेचर फायर टेम्परेचर इज T2 minus T1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा Yes, sir. बोलो मेरे भाई WBS DA अच्छा एक बात तुम्हें पता चला कि Q1 और Q2 में कौन पॉजिटिव है Q1 और Q2 में कौन पॉजिटिव है बोलो जल्दी बोलो Q2 पॉजिटिव है Q1 क्या Q1 पॉजिटिव नेगेटिव है Q1 इज नेगेटिव मतलब सिस्टम ना देखो हायर टेम्परेचर पे हीट ले रहा है एंड लोअर टेम्परेचर पे हीट दे रहा है रिजेक्ट कर रहा है मतलब सराउंडिंग को दे रहा है यही हो रहा है ना Yes, sir. अभी तक तो यही होता हुआ दिख रहा है क्लियर एनी डाउट No, sir. अभी तक कोई डाउट नहीं चलो बढ़िया अभी तक कोई डाउट नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं भैया अब हम लोग इंजन की इफिशियंसी डिफाइन करने की कोशिश करते हैं इफिशियंसी ऑफ द इंजन डिफाइन करने की कोशिश करते हैं ये वाली बात सबको पता चल गया है Yes, sir. हम लोग एक चीज डिफाइन करते हैं इफिशियंसी ऑफ द इंजन की इफिशियंसी देखो इफिशियंसी ऑफ द इंजन क्या लिखो इफिशियंसी किसी भी चीज की लिखनी है तो क्या लिखो आउटपुट आप कोई सी भी इंजन की बात कर रहे हो जैसे आप सिंपल आप जो इंजन यहाँ पे देखते हो उस इंजन की बात कर रहे हो आउटपुट क्या है इंजन से जो हम लोग वर्क लेते Work हैं लेते हैं. जो टायर को रोटेट करा रहा है और वहां जो वर्क कर रहा है वो आउटपुट है इनपुट क्या है Heat. आप उसमें देते हो क्या कंबशन फ्यूल देते हो जो कि जलाते हो उससे क्या हीट बनाते हो मतलब इनपुट इज हीट एंड आउटपुट इज Work. वर्क आउटपुट क्या होगा Work. वर्क सो WBS वर्क डन बाय द सिस्टम जो सिस्टम वर्क कर रहा है दैट इज आउटपुट हीट गिवन टू द सिस्टम
अब यहाँ पे Q2 लिखें, Q1 लिखें, Q2 प्लस Q1 लिखें, क्या लिखें? Q2 अरे ये रिजेक्ट किया ये तुमने जो दिया, yes sir ये बात ध्यान रखो। Yes, sir. मतलब जो दिया, अरे रिजेक्ट कर दिया तो उसका नहीं नहीं। नहीं औकात था, नहीं हाँ लेना तो था, उसको तो आपने दे दिया ना। Yes. आपने दिया क्या? Q2, Q1 उसने यूज ही नहीं किया, यूज नहीं किया तो उससे क्या फर्क पड़ता? अरे बोलो। Yes, sir. मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया और आपने एग्जाम में परफॉर्म किया ही नहीं, उससे मेरी गलती है, गलती तो आपकी है। मैंने तो आपको सिखाया, आपने आप एग्जाम में बनाया नहीं, आप पहुंच जाना, नहीं नहीं मेरी फी वापस करो। मैंने तो पढ़ा नहीं ना, आपने पढ़ाया, मैंने पढ़ा नहीं, उससे क्या मतलब फी कैसे देंगे? हमने तो पूरी एनर्जी लगाई, आपने कुछ किया ही नहीं, फिर तो आपकी एफिशिएंसी खत्म है, आपकी एफिशिएंसी कम है, इसको हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? ऐसा हो जाएगा तब तो बहुत दिक्कत। रेलवे की टिकट लेंगे हम लोग, सब टिकट कटा कटा के, हम तो गए ही नहीं, पैसा रिटर्न करो। रेलवे वाला बोलेगा हम तो ट्रेन चलाए ना, ठीक। बस की टिकट लेंगे, हम तो गए ही नहीं, हम आधे दूर में उतरे, हम यहीं तक पैसा देंगे। ऐसा होता है क्या? जब आप बुकिंग कर लेते हो, जहां से ज्यादा बुकिंग करते हो, अब आप जाओ नहीं जाओ, वो लोग पैसा लेते हैं। सेम कहानी, हमने उसको कुछ मतलब आपने इनपुट में उसको हिट दिया, अब वो यूज नहीं किया, उसका एफिशिएंसी कम, उसकी कैपेसिटी कम, उसमें उसकी क्या गलती? अंडरस्टूड और नॉट? तो हम लोगों ने कुछ वर्क डन यहाँ से किया सिस्टम का, और आपका बोलोगे Q2, यहाँ पे WBS पर नेट भी हम लोग ले सकते हैं। WBS नेट की बात करो, WBS नेट, WBS नेट किसके इक्वल हो जाएगा? एक बात बताओ, WBS नेट नेटवर्क का आप बोलोगे WBS नेट बात करेंगे तो WBS AB plus BC WAB WBC प्लस WCD प्लस WD। जब देखो ना, लेकिन WBC और WDA जरा देखो, दोनों कैंसिल हो रहा है। Yes sir बोलो 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 बोलो, दोनों कैंसिल हो रहा है क्या? पक्का ना? WBS BC और WBS DA दोनों कैंसिल हो रहा है, दोनों कैंसिल हो रहा है। इसकी बात खत्म करें, इसकी बात ऐसे था हो गया, इसकी बात ऐसे था हो गया, ऐसे था हो गया, तो इसकी बात हटाइए, इसकी बात हटाइए, तो क्या हो गया? WAB प्लस WCD WAB Q2 के इक्वल है क्या? हाँ yes sir और WDA Q1 के इक्वल है क्या? yes sir इसमें से एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तो WBS नेट Q1 प्लस Q2 है क्या? yes sir बोलो whether it is valid for reversible or irreversible। अभी तक हमने जो लिखा वो मतलब जो हम लोग एफिशिएंसी का आगे का जो एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं, एफिशिएंसी का जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं, whether it is valid for reversible or irreversible, whether it is valid for reversible or irreversible, जो हम लोग अभी लिख रहे हैं, देखना WBS नेट लिख दिया Q1 plus Q2 by Q2, whether it is valid for reversible or irreversible, for both दोनों के लिए वैलिड है। yes बोलो भैया, चल हाँ ये जरूर है। हम लोग अभी कार्नोट साइकिल की बात कर रहे हैं। वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल कार्नोट साइकिल। नॉर्मल इंजन का भी तो एफिशिएंसी यही हो जाएगा, ये होगा उसका वर्क WBS नेट डिवाइडेड बाय बीट, ये होगा। जो भी इंजन लेंगे हम लोग एफिशिएंसी निकालना होगा, तो इनपुट आउटपुट बाय इनपुट इज वैलिड फॉर ऑल इंजन। और यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे WBS नेट बाय Q2 मतलब Q नेट, Q जो दिए नेट नहीं, Q जो दिए हीट गिवन टू सिस्टम वो करेंगे, उस टाइप के भी क्वेश्चंस करें। समझ में आ गया क्या? समझ में ये आ गया क्या? यहाँ तक आ गया सबको समझ? yes sir अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं मतलब फॉर रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल, अब हम लोग थोड़ा सा अपने आप को लिमिट करते हैं। हम लोग अब जो आगे जो बात करने जा रहे हैं दैट इज वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल। हम लोग करते हैं for reversible Carnot cycle, for reversible Carnot cycle
ठीक है। फॉर रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल यदि बात करें तो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? Q1 की जगह पे पुट करो, Q2 की जगह पे पुट करो और मुझे बताओ एफिशिएंसी क्या हो गया? 1 प्लस Q1 बाई Q2। यस सर 1 प्लस Q1 कितना है? Q1 कितना है? NRT2 ln VB by VA। T1 sir no. NR नहीं सर वो BD बाय BC सर BD बाय BC T1 VD by BC VC NRT2 ln and VB. VB by VA। ये है क्या? Yes sir. बोलो भैया यस यहाँ तक। अब लेकिन ये जो एक्सप्रेशन लिखा, दिस इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। दिस इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल NR कैंसिल हो जाएगा। यस सर ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस T1 बाई T2। अब इधर क्या हो गया? ln VD बाई VC डिवाइडेड बाई ln VB बाई VA। ठीक है, यस सर now you have to solve। अब VD VC VB VA में हमें रिलेशन निकालनी है। VD VC VB VA, you have to find out the relation। ये हमारा काम है। कैसे निकलेगा? VC is adiabatic process ना? हां For VC आप कुछ लिख सकते हो। For VC VC एडियाबैटिक प्रोसेस है। हमें रिलेशन किसमें चाहिए? टेम्परेचर और वॉल्यूम में। क्योंकि टेम्परेचर वाला चीज ना T1 और T2 दो ही पॉइंट वाला है, मतलब इस पूरे में T2 टेम्परेचर और इस पूरे में T1 टेम्परेचर। टेम्परेचर वाला दोनों में टेम्परेचर और वॉल्यूम में लिखने की कोशिश करें। मुझे नहीं याद रहता PV टू द पावर गामा, हम कैसे करेंगे? हम ऐसे करते हैं, PV टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है कि नहीं एडियाबैटिक के लिए? T की जगह पे NRT by V लिखोगे, NRT by V into V to the power gamma, ये कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा? T V to the power gamma minus कांस्टेंट, T V to the power gamma minus 1 कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? For BC यदि आप लिखें, for BC T2 V2 to the power gamma minus 1 होगा कि नहीं? T2 V2 to the power gamma minus 1 is equals to क्या आ जाएगा? T1 V1 to the power gamma minus 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो भैया, बोलो आ जाएगा। Yes sir. अब फॉर आप क्या करो, दूसरा एडियाबैटिक है DA के लिए भी लिखो तो क्या हो जाएगा? अच्छा V2 T2 V2 V क्या हो गया? ये VB और ये हो गया VC। हो गया कि नहीं हो? इधर हम लोग बात करें DA के लिए बात करें तो T1 VD टू द पावर गामा माइनस 1, ये भी तो है। जैसे आप BC के लिए बात किए तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? DA भी एडियाबैटिक प्रोसेस है, DA भी एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। यस सर तो D पे क्या है? टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम VT है, T1 into V to the power gamma minus 1 is equals to what? T2। यहाँ पे टेम्परेचर T2 हो गया, वॉल्यूम यहाँ पे क्या है? VA है ना। चलो देखो ना, कुछ रिलेशन आ गया VA VB VC VD। क्या यहाँ से बात करो क्या? T2 by T1 और यहाँ से भी करो T2 by T1 और दोनों को इक्वेट कर दो, आता हुआ दिखेगा। यहाँ निकालो, यहाँ से निकालो T2 by T1 क्या है? यहाँ से निकालो T2 by T1, यहाँ से निकालो T2 by T1 तो VC by VB टू द पावर गामा माइनस 1 है कि नहीं? यस सर T2 by T1 तो ये क्या हो गया? VC by VB टू द पावर गामा माइनस 1 हो गया कि नहीं? यहाँ से लिखो T2 by T1 क्या हो गया? T2 by T1 VD by VA टू द पावर गामा माइनस 1 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो मेरे भाई। ये ठीक है, ये दोनों एक्सप्रेशन से क्या हम लोग लिख सकते हैं? इन दोनों से हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? VC by VB is equals to VD by VA। यस सर बोलो मेरे भाई। तो फ्रॉम इसको मान लो रिलेशन नंबर 1, इसको मान लो रिलेशन नंबर 2। आप बोलोगे रिलेशन फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यू कैन राइट क्या? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? VC by VB, VC by VB किसके इक्वल हो जाएगा? VD by VA के इक्वल हो जाएगा। पक्का ना? यस सर VC by VB is equals to VD by VA
अब आपके दिमाग में सर चमका बीबी होगा ना बीबी बाई बीबी अब आपके दिमाग में चमक रहा हो बीबी बाई बीए को बीसी बाई बीडी कर दो मतलब ऊपर वाले एक्सप्रेशन में रख सकते हो कि नहीं रख सकते और ये जैसे रखोगे तो ln 1 by x की तरह हो गया और ln 1 by x इज -ln नहीं समझ में आया सर उधर बीसी बाय बीबी होगा और उधर बीडी बाय इधर क्या है bc by bb मैंने उल्टा कर दिया तो वही आएगा वैसे वही आएगा vc by bb vc by bb is equals to what vd by va इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या vc by vd कर दो vc by vd कर दो vc by vd is equals to क्या vc by vd is equals to क्या vb by va बोलो मेरे भाई यस सर बीबी बाई बी ए को अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तुम्हें दिखेगा दिखेगा दिख गया एक्सप्रेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो एफिशिएंसी इक्वल्स 1 प्लस वन प्लस d1 by d2 1 plus d1 by d2 1 plus d1 by d2 ln क्या है इधर हो गया vd by vc डिवाइडेड बाय ln VC by VC bv by va bv by va के मैंने क्या लिखा है vc by vd vc by vd कोई दिक्कत इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या vd by vc to the power -1 1 plus t1 by t2 ऊपर वाले को लिख दिया vc by vd to the power -1 डिवाइडेड बाय ln vc by vd लिख दिया कि नहीं ये -1 इधर आ गया ये क्या हो गया 1 minus t1 by t2 आ गया कि नहीं यस सर एफिशिएंसी आ गया कि नहीं आ गया याद करो क्लास 12 का पहला लेक्चर जो हम यस लोगों ने सर हां इसी तरह जो हम लोगों ने लाइव जो मैंने लाइव करा क्लास लेने की कोशिश Yes. किया था पहला उसने नहीं किया एफिशिएंसी 1 minus t1 by t2 जबरदस्ती नहीं हो रहा था फिर भी जबरदस्ती किए जा रहे थे यस सर आप लोग सर मैं efficiency equals to 1 minus t1 by t2 this is valid for reversible or irreversible this is valid for reversible Carnot cycle अच्छा मैं बोल रहा हूँ मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूं कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ द इंजन व्हिच इज ऑपरेटेड क्वेश्चन लिखो यहां तक लिख लिया ना पूरा यहां तक सब हो गया ना यस सर कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ द इंजन व्हिच इज ऑपरेटेड between efficiency of the Carnot engine कर दीजिएगा efficiency of the Carnot engine which is operated between 200 degree centigrade and 400 degree centigrade 200 degree centigrade and 400 degree centigrade क्या रहेगा बोलो जल्दी 1/2 ना 1/2 ना अरे 1/2 आया ना नो सर 0 equals to 1 minus 200 जिसने भी ये किया उसको बहुत कुटाई मिली यहाँ पे NRT तब तो आप फिर वहां भी NRT ln BV by BV जो VA जो किया था वहां डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में रखते थे नो सर किस स्केल में रखते थे केल्विन स्केल में मतलब यहाँ T1 and T2 must be मतलब आपको डेटा ऐसा डेटा देगा तो आपको मन करेगा पर केल्विन स्केल करेगा एफिशिएंसी का डेटा बड़ा अच्छा है और ऑप्शन ही होगा 50% मन करेगा मार के निकल यस सर अंडरस्टूड आप गलती करेंगे वहीं पे खत्म एफिशिएंसी 1 माइनस क्या लिखना पड़ेगा
200 plus 273 हाँ, 473 by 473 by और 400 plus 273 ये यहाँ से कैलकुलेशन क्या बोला? सर 0.3 200 by आएगा 673 एफिशिएंसी समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो जब भी आपको एफिशिएंसी लिखनी है मतलब नोट 1 क्या हो जाएगा? टेम्परेचर मस्ट बी टेकन इन कैलोरी स्केल। टेम्परेचर मस्ट बी टेकन इन कैलोरी स्केल। नोट 2 भैया एफिशिएंसी का जो एक्सप्रेशन है 1 माइनस क्या था T2/T1 या T1/T2? T2 हायर टेम्परेचर। यस सर अच्छा याद रखने में किसी को कोई समस्या होती नहीं क्यों? याद रखने में किसी को कोई प्रॉब्लम होता नहीं बिकॉज एक टेम्परेचर लोअर है दूसरा टेम्परेचर हायर है और एफिशिएंसी 1 से कम ही होगी। यस बोलो यस सर यदि एफिशिएंसी को 1 बनाना है एफिशिएंसी को 1 बनाना चाहते हो क्या करोगे? और T2 10 into infinity T2 का इनफाइनाइट है यस सर ये दोनों पॉसिबल नहीं है कभी नहीं अब जब ये दोनों में कोई पॉसिबल नहीं हुआ मतलब एफिशिएंसी किसी भी इंजन की 1 नहीं मतलब क्या है ये एक बहुत बड़ा सेट है मतलब क्या है कि 100% कन्वर्जन एफिशिएंसी 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा 100% कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। इनपुट क्या था हीट था आउटपुट क्या था वर्क था बोलो सो हीट को आप पूरा वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो इफ एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 मतलब कोई सा भी आप इंजन डिजाइन नहीं कर सकते कोई सा भी आपका मतलब कार्नोट इंजन जो अभी आपने देखा उसमें कहा गया कि कार्नोट इंजन जो है एक जो इंजन हम लोग दे रहे हैं उसमें एफिशिएंसी 1 से कम है तो फिर इसको जनरलाइज भी किया गया यू कांट डिफाइन एनी इंजन फॉर विच एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 1 मैं एक दिन ये करा रहा था एक बंदे ने बोला आप ना सर बहुत गला वाला बात कर रहे हैं देखिए हम इंजन बनाते हैं क्या कैसे इंजन बनाओ उसने कहा देखिए हमने पहला पाथ लिया आइसोथर्मल बढ़िया अभी 100% एफिशिएंसी है कि नहीं है बिल्कुल आइसोथर्मल में क्या Q और W इक्वल होता है Q और W इक्वल है एफिशिएंसी है 100%। अब भैया इंजन है तो जितना भी इंजन है तो साइक्लिक होगा यस नहीं हम तो एक इंजन बनाएंगे और इसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन करा लेंगे इंजन फेंक देंगे फिर दूसरा इंजन लेके आएंगे है ना नहीं हम रिवर्सिबल नहीं मानते हमको 100% एफिशिएंसी से काम है हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं इंजन जैसा इंजन क्या होगा क्या कॉस्टिंग आएगी नो प्रॉब्लम हमें 100% एफिशिएंसी से काम है और 100% एफिशिएंसी के लिए हम लोग क्या करेंगे इंजन लिया हमने क्या किया आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस कराया इंजन को फेंक दिया वापस से इंजन बनाया फिर से हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन कराया वापस से फेंक डाला फिर से एक नया इंजन लेके आ गया अभी तो है ना एफिशिएंसी 100% अभी आप ही कर सकते हैं मेरे से तो नहीं मैंने बोला ये तुम्हें लगता है फिजिबल मतलब पेट्रोल जलाने के बदले वो इंसान ये कह रहा है कि चलो पेट्रोल जल रहा है एफिशिएंसी कम है उससे कह रहा है कि नया इंजन ही बनाते रहो तो वो कहा देखिए आप मेरी बात से इस बात से रिजेंबल करते हैं क्या पहला कंप्यूटर का आपको पिक याद है हाँ चार्ज कर दो पूरा बहुत सारा सीपीयू का जो साइज था उसका कुछ एमबी में डाटा था केबी या एमबी जो भी हो उसके लिए उतना बड़ा डिवाइस बनाना और अभी तो आप टीवी वाला भी डिवाइस थोड़ा सा चिप में टीवी तक स्टोर कर लेता है जरा सोचिए मान लीजिए कि हम लोग इसमें भी रिसर्च करके और इंजन का भी नैनो इंजन वो नैनो कार वाला नहीं नैनो इंजन छोटा इंजन हम लोग पेट्रोल पंप पे जाएंगे और इंजन भरवाएंगे भाई 1 मोल इंजन स्टोर कर दो इसमें तब
तब की बात करेंगे तो हो सकता है रिसर्च ऐसा हो जाए कि 1 मोल इंजन भर दो, अब इंजन ही भराएगा, पेट्रोल नहीं इंजन भराएगा, हुआ बाहर इंजन ही फेंकते रहा। अभी तो ऐसा नहीं। सो वी आर डीलिंग ओनली विद साइक्लिक प्रोसेस। अभी वो केस हम लोग नहीं कर रहे। तब वो बोला अच्छा इन्वेंशन करने वाला लोग था, सोचने वाला लोग था। उसने कहा ठीक है बात तो मान लिया, आपने इंजीनियरिंग किया ना, लगता नहीं। कहा देखिए हम आपको क्या, ये लीजिए ए, ये लीजिए बी, आपने क्या किया आइसोथर्मल, अभी एफिशिएंसी है ना। ये लीजिए एडियाबैटिक एक्सपेंशन, अभी भी हीट और वर्क में कन्वर्जन, हीट नहीं दे रहे, वर्क है, अभी आपकी एफिशिएंसी है, ठीक है। अब यहां से एक साइक्लिक प्रोसेस ले लीजिए, अब बताइए, अभी तो साइक्लिक हो गया। अरे यार, और ऐसा प्रोसेस लीजिए जिसमें इसमें भी हीट नहीं लॉस हो, यहां भी Q0 हो जाए, यहां भी Q0, यहां भी Q0, अभी एफिशिएंसी होगी ना। नहीं समझे उसने क्या कहा, आप उसकी मतलब इंसान वो बड़ा अच्छा था, इंसान बहुत सोचने वाला था, लाइफ में बहुत आगे जाने वाला इंसान। उसने कहा हम ऐसा किए ना, क्या हमने यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन ले लिया, एग्री करते हो? हाँ। इसमें एफिशिएंसी उसकी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद का हम कुछ इनपुट ले ही नहीं रहे, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं, अभी भी एफिशिएंसी में कोई समस्या बिल्कुल नहीं। और अब हम एक तीसरा प्रोसेस ले रहे हैं, इसमें हम Q0 रखेंगे। अब बताइए हम ऐसा इंजन बना डालेंगे, अभी एफिशिएंसी 100% होगी कि नहीं? तो अब आपकी दोनों बात खत्म। आपने पहला बात बोला था कि हम इंजन को थोड़ी बदलते रहेंगे, मैं आपकी इस बात से एग्री कर गया, इंजन अभी नहीं बदलेगा। आप इस बात से कैसे एग्री करोगे वो चीज मुझे बताओ। हमने यहां भी Q0 रखा, हमने यहां भी Q0 रखा, अभी एफिशिएंसी 100%। अब वो कहां गलती कर रहा है? Q0 मतलब एडियाबैटिक, और यहां भी Q0 मतलब ये भी एडियाबैटिक, दो एडियाबैटिक ले रहा है, एक्सपेंशन और कंप्रेशन। अरे एडियाबैटिक रिवर्सिबल एडियाबैटिक लोगे तो यही पाथ में रिस्टोर करेगा। सो यदि यहां Q0 हो गया तो यहां Q0 कभी हो ही नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सो आपको ये कैसे भी आप क्लोज करोगे, एक ना एक पाथ ऐसा इसमें जरूर आएगा जिसमें कि आपको कंप्रेशन में Q नेगेटिव हो। अंडरस्टूड और नॉट? सो जो आप सोच रहे थे वो कंप्लीटली हाइपोथेटिकल था, कहीं से भी वो पॉसिबिलिटी नहीं है, एक्चुअली आप गलत सोच रहे थे। अंडरस्टूड और नॉट? सो जैसे ही हम लोग क्लोज्ड पाथ बनाएंगे, एक स्टेप ऐसा जरूर आएगा जिस स्टेप के लिए Q नेगेटिव होगी, और यदि Q नेगेटिव हो गई तो एफिशिएंसी 1 से कम होनी ही होनी है, जो कार्नोट ने दिखाया। समझ में बात आई कि नहीं है? यस सर। क्लियर हुआ? बोलो बोलो मेरे भाई। यस यस सर। चलो ठीक है। नाउ नोट 3, नोट 2 समझ आया? You can't define any engine for which efficiency equals to 1. यदि ये करना हो गया तो T1 को 0 टेंड कराना होगा, या फिर T2 को इनफाइनाइट टेंड कराना होगा। नेक्स्ट थर्ड नोट। अच्छा हम लोग सोचते हैं ना बड़ा इंजन बनाए, ज्यादा काम करे, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब यहाँ देखो एफिशिएंसी की जो एक्सप्रेशन है, एफिशिएंसी की एक्सप्रेशन में कहीं भी नंबर ऑफ मोल नहीं आया हुआ है। इसका मतलब क्या था कि आप सिस्टम में क्या अमाउंट ले रहे हो, सिस्टम की एफिशिएंसी अमाउंट ऑफ द गैस टेकन इन द सिस्टम से इंडिपेंडेंट हो रहा है। उस गैस का क्या नेचर है उस पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। मोनोएटॉमिक ले रहे हो, डायटॉमिक ले रहे हो, डायटॉमिक ले रहे हो, कुछ आ रहा है क्या, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन में आपको दिख रहा है क्या? बोलो मेरे भाई। सो ऐसा कुछ होता नहीं है। लिखेंगे एफिशिएंसी ऑफ
efficiency of the Carnot engine is independent of amount and nature of the gas. Is independent of amount and nature of the gas taken in system, in the system. क्लियर है बाबू? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? एफिशिएंसी इस बात से कोई मतलब, हीलियम गैस भर दो, तुम्हें कोई बोले T1 है, दूसरा बोले T2 है, ठीक ठीक है ना? एक बोले T1 टेम्परेचर है, दूसरा बोले T2 टेम्परेचर, दो गैस है, एक में हीलियम भरा हुआ है, दूसरे में O3 भरा हुआ है, एफिशिएंसी दोनों का सेम होगा या अलग होगा? बोलो सेम। समझ में आ गई बात? क्योंकि एफिशिएंसी के एक्सप्रेशन में कहीं भी गामा का कुछ नहीं है, गामा ही तो टाइप ऑफ द गैस पे डिपेंड करता था, गामा का भी कोई एक्सप्रेशन नहीं है, का नंबर ऑफ मोल का भी कोई एक्सप्रेशन दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो जो कार्नोट ने लिया वो सबसे सिंपलिस्टिक, सबसे अच्छा चीज कार्नोट ने यहाँ पे यूज किया, सब रिवर्सिबल पाथ था ना कार्नोट का, और रिवर्सिबल में पता है आपका वर्क डन मैक्सिमम होगा। जब सिस्टम वर्क करेगा तो मैक्सिमम करेगा, और वर्क पे सिस्टम होगी तो जब सिस्टम पे वर्क किया जाएगा या वर्क डन ऑन द सिस्टम होगी तो उस केस में वो मिनिमम होगी। सो एफिशिएंसी इस केस में क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। तो अब कार्नोट ही नहीं, किसी भी इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी बात करें, अरे जैसे इरिवर्सिबल पाथ आएगा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में रिवर्सिबल मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस होता है। बोलो भाई। तो यदि रिवर्सिबल इंजन आप बना रहे हो तो एफिशिएंसी आपको मैक्सिमम ही मिलेगी, और यदि इरिवर्सिबल का कोई भी एक पार्ट आप उसमें ऐड कर दे रहे हो तो एफिशिएंसी घटेगी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द इंजन भी यदि तुमसे पूछे तो उसका भी एक्सप्रेशन यही होगा, क्या? 1 - T1/T1 तो लिखिएगा मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, maximum efficiency of the engine operated between T1 and T2, operated between T1 and T2 will be maximum efficiency of the engine operated between T1 and T2 will be 1 minus क्या हो जाएगा? efficiency equals to क्या हो जाएगा? 1 minus T1/T2, यही इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी भी। क्लियर है भाई साहब? कोई डाउट? अब एक और पार्ट हम लोग जोड़ते हैं, आप इसको नोट या जो भी लिखना हो जैसे भी लिखना लिखिएगा। हमारे दिमाग में आया एक क्वेश्चन है, हमें एफिशिएंसी को बढ़ानी है। एफिशिएंसी क्या था? एफिशिएंसी ऑफ द इंजन क्या था? 1 - T1/T2। इसका पोस्टमार्टम हम लोग कर रहे हैं। एफिशिएंसी बढ़ानी है, टू इंक्रीज एफिशिएंसी क्या होगी? ये भी नोट करके लिख लो। अगला नोट क्या था? टू इंक्रीज एफिशिएंसी क्या होगी? T2 को क्या करना होगा? T2 को क्या करना होगा? इंक्रीज करना होगा या अरे T2 को इनफाइनाइट किया तो एफिशिएंसी मैक्सिमम आई थी ना, तो टू इंक्रीज एफिशिएंसी क्या होगा? T2 इंक्रीज करना होगा, और T1 को क्या करना होगा? अरे T1 डिक्रीज करोगे तब ना ये पार्ट डिक्रीज होगा, घटाना है तो कम घटाएंगे तब ना बेटर। तो T2 को बढ़ाएंगे या T1 को घटाएंगे? एफिशिएंसी को बढ़ाना तो यही दो एक्सप्रेशन करनी होगी। दो स्टूडेंट है, लेट अस सपोज दो लोग इधर है, आराम से भाई
और इधर सिमी ले लो, दोनों लड़ाई करते ही रहते हैं। ठीक है। नाउ आरांस ने कहा हम डेल्टा टी से इंक्रीज करेंगे किसको? T2। T2 is increased by delta T। मतलब आरांस ने कहा T2 को इंक्रीज करेंगे बाय डेल्टा T तो इफिशियंसी ज्यादा हो। अरे डेल्टा T से चेंज T2 में भी किए, डेल्टा T से चेंज T1 में भी। कहां इफिशियंसी ज्यादा बढ़ा, ये हमारा क्वेश्चन था। तो आरांस लिया स्टैंड की T2 को यदि हम डेल्टा T से इंक्रीज करेंगे ना तो इफिशियंसी ज्यादा है। अरे मेरे पास एक डिवाइस था, ठीक, जो कि डेल्टा T में ही टेम्परेचर का चेंज करा सकता है। आइदर तुम T2 को बढ़ा लो या फिर T1 को घटा लो। तुम्हारे पास दो उपाय। अब तुम्हें उसमें मोस्ट एफिशिएंट वे ढूंढना है। ठीक, क्या तुम यूज करो? नहीं समझ में आया। तुम्हारे पास एक इंजन है, आपको एक कंपनी का जो ऑनर है वो बोल रहा है इस इंजन की एफिशिएंसी बढ़ा जल्दी बढ़ा। वो तुम्हें एक डिवाइस दे दिया, और वो डिवाइस क्या करता है, तुम्हें डेल्टा T से आइदर तुम इंक्रीज कर सकते हो टेम्परेचर या डेल्टा T से किसी का डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक, अब ये दोनों लोग वहां थे आराम से, सिमी दोनों लोग उधर लगा दिया है। या तो तुम एफिशिएंसी बढ़ा दो और नहीं तो हायर। ठीक, तो एफिशिएंसी अब ये लोग सोच रहे हैं आराम का नहीं, हम T2 को इंक्रीज करेंगे डेल्टा T से। सिमी करें नहीं, T1 को हम डिक्रीज करेंगे डेल्टा T से। दोनों को तो बात तो क्या एफिशिएंसी? इस केस में एफिशिएंसी ईटा 2, इस केस में एफिशिएंसी ईटा 1। आपके पास ऑप्शन है ईटा 2 ग्रेटर देन ईटा 1, ऑप्शन बी है ईटा 1 ईटा 2, ऑप्शन सी है ईटा 1 ईटा 2, ऑप्शन डी कांट प्रेडिक्ट। हम तो बहुत बड़े गधे हैं। ऑप्शन सी बॉयज और गर्ल्स का साथ नहीं निभाना, हम लोग बॉयज वाले साइड रहेंगे। आप इस चीज को कैसे करोगे? आप इसको कैसे करोगे? अब आप आयशा, अब आप किसके साथ क्या करोगे? मतलब कौन सा ज्यादा है, ये चीज आपको देखना है। कैसे करेंगे, क्या रास्ता होगा? सोचा आप लोगों ने कुछ ना? हम कैसे सोचेंगे? ईटा 1 की बात करें। ईटा 1 क्या था? एफिशिएंसी 1। फर्स्ट केस में ईटा 1 था। क्या किया? T1 इज डिक्रीज्ड बाय डेल्टा 1 माइनस T1। T1 क्या था? ऊपर था ना, T2 बड़ा था, T1 ऊपर। T1 प्लस डेल्टा T बाय T2, ये ईटा 1 है। यस सर। ईटा 2 क्या था? ईटा 1 को थोड़ा सॉल्व करके रख लेते हैं। T2 माइनस T1 माइनस डेल्टा T, यही ना होगा? यस सर। बाय T2 ईटा 2 क्या होगा? 1 माइनस T1 बाय T2 माइनस डेल्टा T। क्या कुछ दिक्कत हो? वो डिक्रीज कर रहे हैं ना। वेरी गुड। और ये इंक्रीज, ठीक है। T1 को डिक्रीज किया, T2 माइनस T1 प्लस डेल्टा T बाय T। अरे ये सब आता है ना? मुझे सब सॉल्व करने तो आता ही है, मैथ्स तो पढ़े हो ना। T2 प्लस डेल्टा T, चलो इधर क्या है इसको? T2 प्लस डेल्टा T माइनस T1। बोलो भैया। यस सर। जैसे ही ये आप किए होगे आपको दिख रहा होगा जादू, ऊपर वाला सेव हो गया ना? यस सर। ऊपर वाला ये फर्स्ट है, ये सेकंड है,
म्यूचुअल सेकंड का एक्सप्रेशन देखो, Yes, Yes, sir. sir. Eta 2 ज्यादा होगा। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, ज्यादा है। इसका डिनोमिनेटर मोर है, मतलब ये कम हो जाएगा और ये वाला ज्यादा। सो ईटा 1 One is greater than eta 2. समझ में आ गया? आरांश कंपनी में रहेगा। नहीं रहेगा। Now full mark समझ में आ गई बात? यस सर। अरे ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला पूरा चीज Yes, sir. नहीं समझ में आया? वो तो पूरा ऊपर वाला घटेगा कहाँ? ऊपर तो सेम है दोनों में। अरे ऊपर दोनों जगह सेम है गधा, हाँ, तो नीचे वाला डिफरेंट है, नीचे वाला यहाँ ज्यादा है, नीचे वाला यहाँ कम है। N1 का वैल्यू ज्यादा है। 1 माइनस क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. Yes, हाँ। sir. मैं- हाँ यार, हम कैसे समझ लेंगे यार, ऐसा कैसे समझ लेंगे? लिख लो अच्छे से। अरे A Carnot cycle has an efficiency of 40%. A Carnot cycle has an efficiency of 40%. Its low temperature reservoir is at 7 degree centigrade. Low temperature क्या? 7 degree centigrade. Its low temperature reservoir is at 7 degree centigrade. What is the temperature of the source? देखो लो टेम्परेचर को सोर्स, हाई टेम्परेचर को सोर्स टेम्परेचर भी बोलते हैं और लो टेम्परेचर को सिंक टेम्परेचर भी बोलते हैं. What is the temperature of the source? निकालिए. What is the temperature of the source? निकालिए. What is the temperature of the source? निकालिए. सोर्स को क्लियर होता Efficiency. 40%. Efficiency equals to 40%. 1 minus Lower temperature. T1 by T2. Efficiency 40% मतलब 0.4 हो गया. Yes, यस सर। 1 minus लोअर टेम्परेचर कितना दिया हुआ था? 7 डिग्री। मतलब 280 करोगे. यस सर। by T2 आएगा. Yes, sir. T2 यहाँ से सॉल्व किए. 466. क्या है? 466.6 466.6 हाँ। क्या? समझ में आ गया? इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है. ठीक है भैया. अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि देखो भैया, हम लोग इसका मतलब ये समझे कि एक सोर्स है. ठीक है, हमने सोर्स को एक हायर टेम्परेचर T2 पे लिया. We have taken source at higher temperature T2. अच्छा, सोर्स आपको पता है हायर टेम्परेचर T2 पे रखना है. ठीक, इसके बाद इस पे हमने Q2 is what? Q2 क्या था? Given. Q2 क्या था बाबू? Given. Q2 is heat given. Q2 is heat given to the System. हमने सिस्टम को हीट समथिंग दिया. अब कोई एक इंजन, ये एक इंजन है.
और इधर हमारा T1 है, दैट इज सिंक, और ये दिस इज इंजन, दिस वन इज Q. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ये इंजन है जो Q2 हीट ले रहा है, किससे? हायर टेम्परेचर सोर्स, हायर टेम्परेचर से Q2 हीट ले रहा है. इंजन इज परफॉर्मिंग सम वर्क, और वो सिंक को मतलब लोअर टेम्परेचर पे सम हीट रिसेट. दिस इज द कार्नोट का कॉन्सेप्ट है. और ये इसने बताया कि विदाउट गिविंग सम हीट टू सिंक, मतलब आप Q1 बिना Q1 रिजेक्ट किए हुए आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो नीचे ये बनाइए और फिर नीचे लिखिए स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q1 प्लस Q2 by Q2. Q1 प्लस Q2 ना केवल हाँ होता है, हाँ. एक नेगेटिव है Yes sir. विद यहाँ पे आप बोलोगे तो Q2 इज पॉजिटिव और Q1 इज Negative. चलिए स्टेटमेंट लिखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा? लिखिए इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस. It is impossible for a cyclic process. It is impossible for a cyclic process to convert heat into work. To convert heat into work without the simultaneous transfer of heat without the simultaneous transfer of some part of heat from a body at higher temperature to a body of lower temperature. मतलब क्या? साइमल्टेनियस ट्रांसफर मतलब वर्क कभी भी पॉसिबल नहीं होगा बिना हीट रिजेक्शन के. समझ में आ रही बात? यदि आपको साइमल्टेनियस करनी है मतलब आपको वर्क करनी है तो वर्क साइमल्टेनियसली कुछ ना कुछ हीट भी रिजेक्ट होगा. तो साइक्लिक वाला मैंने आपको दिखाया, कुछ ना कुछ क्यू आएगा तभी आपका वर्क होगा. आप जब भी पूरा मतलब क्लोज्ड साइक्लिक पाथ की बात कर रहे हैं तो क्लियर है भैया? Yes. अब चलिए लास्ट पार्ट, एक लास्ट पार्ट जो हम लोग बात करेंगे. यहाँ पे एक आप काम करो, क्या Q2 by T2 निकालो और Q1 by T1 निकालो. इसकी वैल्यू जरा निकाल के बताओ क्या आ रहा है. Q2 by T2 और Q1 by T1. 0 G. Q2 by T2 प्लस Q1 by T1. Q2 का एक्सप्रेशन रखिए. Q2 क्या था? nRT2 ln क्या है? VB by डिवाइड बाय T2 प्लस Q1 क्या था? nRT1 ln VD by VC. और ये तो आपको पता ही है VD by BC और VB by VB में क्या रिलेशन है? क्या है? जीरो दिख रहा है. हाँ. बोलो मतलब जरा समझ रहे हो. जो हायर टेम्परेचर Q2 by T2 और Q1 by T1 यही दो प्रोसेस हो रहा था. हायर टेम्परेचर पे हीट ले रहा था. चार पार्ट था आपके पास. कौन सा? कार्नोट साइकिल में 4 पार्ट था. बोलो भैया यही था ना. Yes sir.
कार्नोट इंजन यही था ना, Q by T, सब में Q by T करो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q2 by TT हो गया, यस सर यहाँ तो Q 0 है तो यहाँ भी Q by T करो, ये तो 0 आ रहा है, ये हो गया Q1 by T1 और यहाँ भी Q by T करो तो ये तो 0 हो रहा है। यस सर बोलो मेरे भाई, मतलब ऑल पाथ में Q by T का आप सम करते हैं तो यहाँ 0 हो रहा है कि नहीं? यस Yes, सर sir. इसका मतलब Q by 2 इज एन इम्पोर्टेंट थिंग, यही तो डिफाइन किया ds इक्वल्स टू dq by t। छोटे 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 कार्नोट इंजन में आप पूरे प्रोसेस को कवर, छोटे छोटे, तो अभी क्या था Q by t आप बड़ा बड़ा पाथ ले रहे थे, dq by t dq by t dq by t पूरे क्लोज्ड पाथ का, ये 0 आ गया कि नहीं? यस सर अरे बोला मेरे भाई। Yes. सो यहाँ से पता चला ये जी चीज दिखाई दिया, दिस वाज इंपॉर्टेंट, और यहाँ से हमने लिखा कि फॉर क्लोज्ड पाथ, फॉर क्लोज्ड साइक्लिक पाथ, फॉर क्लोज्ड साइक्लिक, और ये क्या रिवर्सिबल पाथ, ये रिवर्सिबल ही था ना, रिवर्सिबल पाथ क्या होगा, dq by t का साइक्लिक इंटीग्रेशन, dq यहीं पे लिख दिया रिवर्सिबल by t का साइक्लिक इंटीग्रेशन तो वैल्यू जो 0 हो जाए, मतलब dq रिवर्सिबल by t क्या हो गया, स्टेट फंक्शन हो गया, dq रिवर्सिबल by t क्या हो गया, स्टेट फंक्शन, dq रिवर्सिबल by t is then आप बोल सकते हैं स्टेट फंक्शन। ठीक, एक और तरीका है जो आप कह सकते हैं, एक बात बताओ, एक और तरीका से इस बात को आप कह सकते हैं, जब देखो एक और तरीका से ये सारी कहानियां, आपने एफिशिएंसी की दो एक्सप्रेशन देखी क्या क्या, बोलो 1 minus T1 upon क्या, 1 माइनस T1 1 माइनस T1 upon D1 by D2. और एक और एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन देखा था 1 plus Q2 by Q2 या Q1, Q1 by Q2 यही ना, हाँ सर यही देखा था ना आपने, यस Yes, सर sir. 1 प्लस Q1 by Q2 और 1 माइनस Q1 by Q2 T2 हाई टेम्परेचर था, यस ठीक। अच्छा, ये वाला एक्सप्रेशन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के लिए था ना, यस सर एंड दिस एक्सप्रेशन इज रिवर्सिबल, पक्का ना? यस सर ये दोनों इक्वल हो जाए कब, जब रिवर्सिबल हो, यस बोलो, यस सर और रिवर्सिबल ये दोनों इक्वल हो गया ना, यस यस यहाँ से भी आप देख सकते हैं, अच्छा थोड़ी देर में यहाँ से भी आप देख सकते हैं, और फॉर इरिवर्सिबल क्या होगा, एक साइड क्या 1 माइनस T1 by T2 और एक साइड क्या 1 प्लस Q1 by T2, ये इरिवर्सिबल नहीं, ये तो रिवर्सिबल ही है, ये तो रिवर्सिबल की एफिशिएंसी हो गई, ये इरिवर्सिबल की एफिशिएंसी हो गई, और क्या बताया था इरिवर्सिबल की एफिशिएंसी कम हो जाती, हाँ हाँ. मतलब ये वाला ज्यादा होगा कि नहीं होगा? हाँ बोलो क्लियर है कि नहीं, ये वाली किसके लिए होगी, इरिवर्सिबल के लिए, ऊपर वाली किसके लिए होगी, Reversible. यदि किसी भी चाहे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल दोनों को इंक्लूड कर दो तो आप नहीं कर दोगे 1 माइनस T1 by T2 ग्रेटर और इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस Q1 by Q2, होगा कि नहीं होगा, यस सर होगा कि नहीं होगा, बोलो भैया, बोलो मेरे भाई, यस सर 1 से 1 हटा दिया जाए, हाँ 1 से 1 हटा दिया जाए, ये किसके लिए होगा, फॉर रिवर्सिबल बोल दो या रिवर्सिबल, मतलब फॉर रिवर्सिबल बोल दो या फिर इरिवर्सिबल बोल दो, मतलब यदि ये उल्टा साइन दे दिया, उल्टा साइन दे दिया मतलब लेस कर दिया तो कभी होगी ही नहीं, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, यही आनी चाहिए, मतलब ये वाली हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू होनी चाहिए, या इनफैक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 T2 माइनस T2 माइनस T1, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है बाई T2, इधर क्या हो गया Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 बाई क्या हो गया Q2 हो गया कि नहीं हो गया, मैंने साइन ऐसा लगा दिया, whether it is possible or not, whether it is possible or not, Not. ये वाली क्या हो गई रिवर्सिबल की एफिशिएंसी है, हाँ. ये वाली क्या है रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल दोनों की है, हाँ. बट इरिवर्सिबल यदि रिवर्सिबल का केस मानो तो दोनों इक्वल होनी चाहिए, यस और इरिवर्सिबल का केस मानो तो ये ज्यादा होना चाहिए कम होनी चाहिए, ये ज्यादा दे रहा है, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है सो ये क्या बोलोगे नेवर पॉसिबल, नेवर पॉसिबल, कभी पॉसिबल नहीं, अंडरस्टूड और Yes, sir. अंडरस्टूड और नॉट, क्लियर है ना भैया, अब चलो अब चलो अब चलो अब चलो अब चलो अब चलो अब चलो
यहाँ से हम लोग लिखने की कोशिश करें, यहाँ से हम लोग लिखने की कोशिश करें, यहाँ से हम लोग लिखने की कोशिश करें। रीअरेंज कीजिए, जस्ट रीअरेंज कीजिए, इसको रीअरेंज कीजिए, इसको रीअरेंज कीजिए। यहाँ पे Q1 और Q2 में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है? Q2 पॉजिटिव। Q2 पॉजिटिव, Q2 को इधर लाते हैं, क्या क्या आ जाएगा? Q2 को इधर लाते हैं, Q2 से Q2 बाई T2 माइनस साइन होगा, ग्रेटर और इक्वल्स टू Q1 इधर ही है, P1 तो पॉजिटिव है, हो गया कि नहीं? यस सर। मतलब हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? Q1 बाई T1 प्लस Q2 बाई T2 लेस और इक्वल टू 0. इक्वल टू 0 कब आया? फॉर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल। और लेस कब आया? इरिवर्सिबल। बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं आया? मतलब अब आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं Q by T आपको दिखाया था ना लिख के? Yes, sir. Q by T ये लिख के दिखाया था ना? Yes. आप कह सकते हैं समेशन Q by T सब हर पाथ क्या हो जाएगा? दिस शुड बी आइदर लेस और इक्वल टू। इरिवर्सिबल होगा तो क्या होगा? इरिवर्सिबल होगा तो क्या होगा? और रिवर्सिबल होगा तो क्या होगा? साइक्लिक पाथ। दिस शुड बी क्या? लेस देन और इक्वल टू। बोलो फॉर रिवर्सिबल क्या हो जाएगा? Zero. फॉर रिवर्सिबल इसी चीज को क्या बोलोगे? साइक्लिक पाथ। तो इसी को लिख देते हैं dq रिवर्सिबल बाय t दैट शुड बी 0। और फॉर इरिवर्सिबल क्या लिखोगे? dq by t लेस देन 0। प्रोसेस इनिक्वालिटी इसी सब समझ आ गया? Yes. कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ये भी पता चल गया कि ये स्टेट फंक्शन नहीं। dq रिवर्सिबल बाय t। मतलब तुमसे क्वेश्चन पूछे dq रिवर्सिबल dq by t स्टेट फंक्शन है या नहीं? नहीं. नहीं कह सकते। dq रिवर्सिबल बाय t इज अ स्टेट फंक्शन। dq by t देख रहे हो? dq by t पूरा ये साइक्लिक dq by t साइक्लिक पाथ में सम किए तो ये क्या आ गया? लेस देन 0 आया। 0 नहीं आया मतलब ये क्या हो गया? मतलब इरिवर्सिबल पाथ यदि आपने लिया तो नहीं होगा। सो dq रिवर्सिबल बाय t इज अ इंपॉर्टेंट थिंग जो कि एक स्टेट फंक्शन हो रहा है। dq by t इज नॉट मतलब dq by t इज नॉट अ स्टेट फंक्शन बट ये dq रिवर्सिबल बाय t आपने किया दैट इज अ स्टेट फंक्शन। Hence which लिख देंगे hence we can see that dq reversible by t is a state function. Hence we can say that dq reversible by t is a state function. dq reversible by t is a state function. क्लियर है भैया? क्लियर है? ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टॉपिक खत्म। समझ में आ गया पूरा टॉपिक? हमने पूरा क्या किया? पहले चार पार्ट होता है, एक बार रिवाइज करो फटाफट। कार्नोट इंजन, पूरा कार्नोट इंजन 4 पार्ट से मिलके बनाया ना? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, उसके बाद क्या? एडियाबैटिक एक्सपेंशन, क्या? पक्का ना? दो ऐसा पाथ है जिसमें कि कोई हीट ट्रांसफर नहीं है। एक ऐसा पाथ है जो हायर टेम्परेचर पे है उस पे हीट सिस्टम ले रहा है और लोअर टेम्परेचर पे हीट सिस्टम दे रहा है। एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 + q1 / q2 वैलिड ऑल मतलब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के लिए वैलिड है? बोथ के लिए वैलिड। पक्का ना? रिवर्सिबल के लिए 1 - t1 / t2 होगा। पक्का ना? इरिवर्सिबल के लिए वैलिड नहीं होगा। पक्का ना? दोनों रिवर्सिबल के लिए यदि आप रिवर्सिबल की बात करो तो दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हो जाएगा। इरिवर्सिबल की बात करो ये वाला ग्रेटर हो जाएगा, लेस नहीं होगा। लेस कभी नहीं होगा, इट्स इम्पॉसिबल। पक्का ना? समझ में आ गया सबको? T1 और T2 किस पे रखते हैं? T1 और T2 किसको रखते हैं? केल्विन स्केल में रखते हैं। पक्का ना? एफिशिएंसी 1 के इक्वल कभी नहीं होगा। एफिशिएंसी 1 के इक्वल करने के लिए एक को 0 दूसरे को इनफाइनाइट करना पड़ेगा। पक्का ना? मतलब वहां से हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी लिख सकते हैं क्या?
ये इम्पॉसिबल है कि आप सिंक को बिना मतलब वर्क भी करें और सिंक को कोई टेम्परेचर ट्रांसफर ना करें। सिंक को आपको कुछ ना कुछ हीट आपको रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। ये हम लोगों ने किया। उसके बाद हमने बोला कि इफिशियंसी जो है वो नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड नहीं करता। टाइप ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता। बोलो ना। Yes, sir. इसके बाद हम लोगों ने T1 और T2 में वेरिएशन किया। एक का टेम्परेचर घटा के इफिशियंसी देखा और एक बढ़ा के इफिशियंसी देखा। कौन ज्यादा एफिशिएंट हुआ? डेल्टा टी से चेंज लाया। सर, Increase करना है, increase इसका लोअर टेम्परेचर को डिक्रीज करने पे लोअर टेम्परेचर को डिक्रीज करके इफिशियंसी हमें ज्यादा। पक्का ना? Yes, sir. इतने पॉइंट्स हैं, समझ में आ गया? Yes, क्लियर हो जाएगा? कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा कर लोगे? Yes, sir. थैंक यू।